हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू संस्कार भारती पीजी कॉलेज डिजिटल क्लासेस। अपन बात कर रहे हैं जूलॉजी की। ठीक है, तो अपन जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 पेपर चलते हैं। अपने 3 पेपर चलते हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जो है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। सेकंड है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। थर्ड है गैमेट्स एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। ये 3 पेपर है आपके फर्स्ट ईयर के अंदर, और तीनों पेपर मिला के 100 नंबर के होते हैं। जो इनकी मार्किंग होती है वो कितने नंबर की होती है? 100 नंबर की मार्किंग होती है। ठीक है, तो अपन से सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे गैमेट्स एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो अपना सबसे पहला जो पेपर होगा वो कौन सा होगा? पेपर थर्ड। नाम है गैमेट्स एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। ठीक है, अपन जो सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है? अपना थर्ड, गैमेट्स एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो इनकी जो 100 नंबर की मार्किंग है इन तीनों पेपरों की वो है 33, 33 एंड 34। इस टाइप से मार्किंग की गई है। तो डाइवर्सिटी एंड ऑफ एनिमल्स का कैसे डाइवर्सिटी हुई है, उनका इवोल्यूशन यानी कि ओरिजिन, एनिमल्स का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ वो अपन किस में पढ़ते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी के अंदर पूरी होल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। उनकी जेनेटिक्स कि किस प्रकार से ये अपने जेनेटिक या अपने फंडामेंटल के लिए यूज में आती है। ठीक है, फिर है गैमेट्स एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो गैमेट्स का मतलब क्या है? जेनेटिक्स में जो 2 एंड सेल्स है उनमें सिंगल एंड का जो फॉर्मेशन होता है सिंगल एंड का, वो क्या कहलाता है? गैमेट्स। और ये जब 1 एंड और 1 एंड 2 एंड होते हैं आपस में, तब इनको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में किस प्रकार से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उन गैमेट्स आपस में किस प्रकार मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये किसमें पढ़ते हैं अपन? गैमेट्स एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी में। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो अर्थ है, डेवलपमेंट यानी कि एक एलोन सेल से, एक सिंपल सेल से एक कॉम्प्लेक्सिव और मल्टीसेल्युलर का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो अपने जो बात कर रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी की, उसको एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका किस प्रकार से होगा। इससे पहले अपन बात करते हैं अपने मार्किंग की। जो पेपर मार्किंग दे रखी है उनके लिए, तो अपने जो पेपर मार्किंग की हुई है वो है 33, 33 एंड 34।
तो इनके इनके अंदर ईच वन पेपर के अंदर पास होने के लिए अपन को मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब इन पूरे अपने जूलॉजी के अंदर 3 पेपर है। इन तीनों पेपरों को अगर अपन एक साथ क्लियर करना चाहे तो किस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं वो देखो। अपने को प्रत्येक पेपर में कितने नंबर चाहिए, 12 12 और 13, ठीक है। लेकिन अगर अपन एक पेपर में से किसी वन पेपर में से भी 36 नंबर लेके आते हैं, सिर्फ किसी वन पेपर में से भी, तो ये सभी पेपर क्या हो जाता है अपने क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर अपन ने 36 नंबर नहीं आए और किसी दो पेपर के अंदर अपने नंबर कम रह गए, जैसे इसके अंदर अपने 10 मार्क्स आए और इसके अंदर भी 10 मार्क्स आए और इसके अंदर अपने 15 मार्क्स आए, तो ये पेपर तो अपना क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये 2 पेपर अपने ड्यू रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर जब अपन इनकी एग्जाम लगेगी तो अपन को ये मार्क्स, फिर ये नहीं होगा कि इसके अंदर अपन ने 30 मार्क्स ले लिए और इसके अंदर अपन ने 5 मार्क्स ले लिए, कुछ नहीं होगा। इनको दोनों को क्लियर करना होगा, 12 और इसके 13 नंबर लाने ही होंगे, तब ये जाके क्लियर होंगे। तो आप सबसे पहले तो कोशिश पढ़ोगे तो आपको ये इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा कि मैं ये इसमें 15 मार्क्स आ गए और बाकी के 10 या 5 मार्क्स आए हैं तो मैं इसको कैसे क्लियर करूँ, ठीक है। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको सभी पेपर पढ़ने पड़ेंगे और आउट ऑफ 100 में से उनको क्या लेने होंगे, मार्क्स लेने होंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स लाते हो, ठीक है। जितना पढ़ोगे उतने नंबर मार्क्स आपको मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं अपने थर्ड पेपर की। तो थर्ड पेपर में जो अपना बुक्स का नाम है गैमेट्स एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, तो इसको या ना गैमेट्स ना कह के डायरेक्ट डेवलपमेंट बायोलॉजी भी कहा जाता है। डेवलपमेंट बायोलॉजी का जब अपन जिक्र करते हैं या कभी भी इसकी जो ये इसकी बात आती है तो अपन सीधा सीधा इसका मेन निकालते हैं एम्ब्रियोलॉजी से। एम्ब्रियोलॉजी से एम्ब्रियोलॉजी का मतलब जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। ये ग्रीक शब्द है एम्ब्रियो प्लस लॉजी, तो एम्ब्रियो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, इसके अंदर जो ग्रीक शब्द है इसका वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो प्लस लॉजी, यानी कि एम्ब्रियो की स्टडी। यहां पे तो क्या हो गया, भ्रूण, और ये है अध्ययन। तो भ्रूण का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भ्रूणों की या भ्रूणों की या भ्रूण, इसको कह सकते हैं भ्रूण विज्ञान, ठीक है। भ्रूणों की या भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी एक ही शब्द है। अब बात करते हैं अपन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। तो एम्ब्रियोलॉजी आज जो ह्यूमन है वो अपने नए नए रिसर्च के माध्यम से नए नए प्रयोगों द्वारा अलग अलग फील्ड के अंदर क्या रिसर्च करता रहता है और नॉलेज प्राप्त करता है। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भी ऐसा ही है कि आज ह्यूमन एक एम्ब्रियो का इतना हद तक प्रयोग या ज्ञान प्राप्त कर चुका है, ये इस इतने खोज प्राप्त कर चुका है कि आज इसके जो भी डिजीज वगैरह या किसी भी प्रकार का जो भी फंडामेंटल एक्टिविटीज होती है सब उसको अपन बुक्स के अंदर उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो या एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो एम्ब्रियो है ये मोस्टली कहाँ होता है, या तो एग मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है, या होगा
या सॉरी प्लेसेंटा नहीं, यूट्रस। इनके अंदर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है या इनके अंदर ही एम्ब्रियो पाया जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो का सीधा सीधा मतलब जो होता है वो कहाँ से होता है, एग मेम्ब्रेन के अंदर पल रहे भ्रूण या उसके मदर यूट्रस के अंदर जो प्रेजेंट भ्रूण है उस वहीं पे एम्ब्रियो का विकास होता है। और विकास शब्द जो है वो आज एक लिमिटेड शब्द नहीं है। विकास शब्द जो अपन कह रहे हैं कि किसी एम्ब्रियो का बर्थ होने के बाद उसका विकास या डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होता, डेवलपमेंट बर्थ तक ही सीमित नहीं होता। बल्कि ये बर्थ के बाद भी डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे कि अपन बात करें किसी जेनाइटल या मैच्योरेशन भी एक डेवलपमेंट की स्टेज में आता है। तो जेनाइटल मैच्योरेशन भी किस में आता है, डेवलपमेंट में आता है। इसी प्रकार किसी एक्वाटिक एनिमल का डेवलपमेंट या लार्वा जो बर्थ के बाद में किसी मेटामॉर्फोसिस के द्वारा लार्वा जो होता है उसका एडल्ट के अंदर जो चेंजेस होता है वो भी डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंदर ही आता है। अब अपन बात करते हैं भ्रूणों की। या भ्रूणों की शब्द अगर अपन बात करें यहाँ पे डेवलपमेंट बायोलॉजी के अलावा इसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। तो ये क्या हो जाता है, एक लिमिटेड शब्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी अपन किसके लिए पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी सिर्फ स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो अपन एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो अब इसको परिवर्धन जैविकी या डेवलपमेंट बायोलॉजी क्यों कहा गया, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी के लिए अपन को अनेक फील्डों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पूर्ण एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के लिए अपन को कौन कौन से फील्ड की आवश्यकता होती है, वो है अब बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी। इनके अलावा साथ ही अपन को और सेल बायोलॉजी और भी है। इम्यूनोलॉजी। इन सभी की स्टडी के बाद ही अपन पूर्ण एम्ब्रियो का क्या कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं उसको। इसीलिए यहाँ पे एक एम्ब्रियो या एम्ब्रियोलॉजी का शब्द यूज करते हैं तो ये लिमिटेड हो जाता है। कैसे कि अपन एम्ब्रियो सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो की किस प्रकार से करेंगे, सब बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। तो इन सभी को इसमें पढ़ना पड़ेगा तब जाके अपन को एम्ब्रियो की स्टडी होगी। इसीलिए एम्ब्रियो की स्टडी होगी, इसीलिए इसको क्या कहा, डेवलपमेंट बायोलॉजी। क्योंकि साइंटिस्ट को ये शब्द ऐसे उचित नहीं लगा कि इसको एम्ब्रियो कहा जाए, एम्ब्रियोलॉजी कहा जाए, इसीलिए इसको क्या कर दिया, डेवलपमेंट बायोलॉजी। लेकिन कुछ हद तक अभी भी इसका जो प्रचलित नाम है वो एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जब अपन स्टडी करते हैं तो सिर्फ एम्ब्रियो की स्टडी लिमिटेड नहीं होती, उसके अंदर अपन को और भी उसकी स्टडी करनी पड़ती है। जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अपन बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस, रीजनरेशन, मेटामॉर्फोसिस। इन सभी की भी स्टडी इसी के अंदर की जाती है। इसीलिए इसको एम्ब्रियोलॉजी ना कहकर इसका जो नामकरण किया गया वो क्या किया गया, इसका
डेवलपमेंट बायोलॉजी। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी का ही रूपांतरित नाम है डेवलपमेंट बायोलॉजी या परिवर्धन जैविकी। अब अपन बात करते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी या डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर अपन देखते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का जो अर्थ निकलता है हिंदी के अंदर वो होता है विकास। ठीक है, और एक दूसरा शब्द होता है इंग्लिश के अंदर ही, वो कहलाता है ग्रोथ। और इसका मतलब भी क्या होता है, विकास। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि अपन यहाँ पे डेवलपमेंट बायोलॉजी की जगह ग्रोथ बायोलॉजी क्यों नहीं कह सकते इसको। तो इसके लिए एक मेन और मोस्ट इसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है, वो ये है कि इसके अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है वो है, अपन ग्रोथ की बात करते हैं जनरली, and increase in size and mass ग्रोथ का जो मतलब निकलता है वो क्या निकलता है, एन इंक्रीज इन साइज एंड मास ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड। या इसका दूसरा, इसको और भी कह सकते हैं, और भी आगे आगे अपन कह सकते हैं, या इसको ऐसे ना कह के मास ऑफ ए पर्टिकुलर organism or a period टाइम। यानी कि अपन कहे कि ये अपने जो ग्रोथ शब्द से जो मतलब है वो क्या है, तो ग्रोथ का जो अपन सीधा सीधा मतलब निकालते हैं क्या है, एन इंक्रीज, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी साइज में या उसके द्रव्यमान में जो वृद्धि होती है वो तो क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट का जो मतलब निकलता है वो क्या निकलता है, डेवलपमेंट का जो सीधा सीधा मतलब निकलता है वो इसका यहाँ पे तो क्या कर रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म के साइज और द्रव्यमान में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, उसके आकार से और उसके द्रव्यमान में वृद्धि कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि उसकी जो कोशिकाओं की संख्या हो रही है या उसके उपांग या अपन कह रहे हैं उसके अंदर जो स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या जेनेटिक्स या फिजियोलॉजी जो भी है उसकी सभी में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उनकी संख्या में क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ रही है, उसकी संख्या, उनकी जो भी सेल्स है या उनके जो भी ऑर्गन है उन सभी में क्या हो रहा है, उन सभी के अंदर एक डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ नहीं। ग्रोथ तो क्या है, वहां पे उसकी साइज में बढ़ती होगी, लेकिन उनका ओरिजिन हो रहा है, वहां पे क्या होगा, उनका ओरिजिन होगा। जैसे अपन लोग कहे कि एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल, तो सिंगल सेल के अपन जब भी कोई एनिमल का देखते हैं तो वो होता है अमीबा। ठीक है, अब अमीबा सिंगल सेल है और एक ह्यूमन देखते हैं, ह्यूमन के कंपैरिजन में बात करते हैं तो ये कैसा होता है, मल्टी
सेल्यूलर। अब मल्टी सेल्यूलर का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ? सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर का जो ओरिजिन हुआ, यानी कि इसके अंदर सेल्स का क्या हुआ? सेल्स की संख्या बढ़ गई, ठीक है। तो इनका ये ही क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। तो इसको अपन डेफिनेशन के रूप में क्या कह सकते हैं? तो अपन इसका डेफिनेशन निकालते हैं तो क्या होगा? डेवलपमेंट इज डिफाइंड as a process wherein particular organism transform itself from a lone cell into a more complicated multicellular organism। तो इसमें क्या है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपनी सिंगल सेल से ट्रांसफॉर्म करता हुआ खुद को इट सेल पर, यानी कि स्वयं को ट्रांसफॉर्म करता है सिंगल सेल से ए लोन सेल इनटू सिंगल सेल से करता है एक कॉम्प्लिकेटेड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर खुद को क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है। वही क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी ही क्या हो रही है? पूरी मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ उसका आकार या उसकी स्ट्रक्चर में क्या हो रही है? ग्रोथ या विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? ग्रोथ, और ये हो गई डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर सीधा सीधा जो डिफरेंस देखा जाता है वो देखा जाता है इसकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे, कि उनके अंदर होने वाले जो चेंजेस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। ग्रोथ के अंदर उनकी साइज और द्रव्यमान में, उनके आकार और द्रव्यमान में वृद्धि होती है, जबकि इनके यहाँ पे डेवलपमेंट में इस सेल का ही क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये होता है डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट बायोलॉजी में अपन सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो यहाँ पे कुछ थ्योरी दी गई है अलग अलग साइंटिस्ट की। उनको पढ़ने से पहले अपन इसके बारे में कुछ इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, किस प्रकार से डेवलपमेंट बायोलॉजी का विकास हुआ या इसको आवश्यकता पड़ी। तो अपन इसके अंदर जो अपन पहले से इंट्रो देखते हैं वो है यहाँ पे, सब अपन टॉपिक में ही उसको लिख लेते हैं कि अपना टॉपिक क्या है। आपका छोटा सा है, इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास लेंगे तब अपन उसकी जो थ्योरीज है वो पढ़ेंगे। एंड इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। तो अभी जो अपन ने अभी जो देखा कि डेवलपमेंट क्या है, कैसे क्या हुआ इसका। तो डेवलपमेंट अभी मैंने कहा था कि डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो का जो बर्थ होता है, एम्ब्रियो जब जन्म लेता है उसके साथ ही उसका डेवलपमेंट खत्म नहीं होता, उसके बाद ही उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। और वो किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है? जैसे कि कोई जो एग से भ्रूण बाहर निकलता है या एम्ब्रियो बाहर निकलता है, तो
वो किस किस रूप में निकल सकता है, या तो लार्वल फेज में होगा या एम्ब्रियो के रूप में होगा। ठीक है, तो लार्वल फेज से क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, और वो किसमें कन्वर्ट होगा, प्यूपा में कन्वर्ट होगा। प्यूपा से फिर क्या बनेगा उसका, प्यूपा से वो डेवलपमेंट करके एडल्ट में बनेगा। या यहां पे एम्ब्रियो के अंदर जब उसमें गोनाड्स मैच्योरेशन होते हैं, सॉरी गोनाड्स मैच्योरेशन होता है, तो वो भी क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। अगला जो है वो है फ्रॉग के अंदर देखते हैं अपन, या फ्रॉग नहीं, या जो भी मेटामॉर्फोसिस शो करने वाले एनिमल्स हैं उन सभी में देखते हैं कि फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस शो करता है। मेटामॉर्फोसिस शो करके अनेक स्टेज में आते हुए कहां पहुंचता है, एडल्ट के अंदर डेवलप होता है। तो ये भी किसमें आता है, डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आगे जो इसमें और चेंजेस आते हैं वो ये आते हैं कि इन सभी को देखते हुए जो इसका एम्ब्रियोलॉजी जो शब्द था उसको क्या कर दिया, साइंटिस्ट को वो शब्द अधूरा लगा कि ये सभी किसमें आते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ही पढ़ा जाता है। फिर भी ये अगर अपन एम्ब्रियोलॉजी का सीधा सीधा मतलब निकाले तो क्या है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो यही मतलब निकलता है एम्ब्रियोलॉजी से। लेकिन अपने इसके अंदर ये सभी लार्वल फेज भी आ रही है, लार्वल फेज से भी प्यूपा में कन्वर्ट हो रहा है, प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके गोनाड्स मैच्योरेशन स्टेज जो डेवलपमेंट स्टेज है, या मैच्योरेशन या मैच्योर जो होती है, मैच्योर स्टेज जो होती है वो भी किस में आती है, डेवलपमेंट में आती है। या अपन बात करें कि फ्रॉग अपने लार्वा या मेटामॉर्फोसिस शो करते हुए एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो वो भी एक डेवलपमेंट में आती है। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको क्या कर दिया है, एक परिवर्तन जैविकी नाम दे दिया। अब परिवर्तन जैविकी का अपन डेवलपमेंट बायोलॉजी का टाइप्स देखते हैं, तो डेवलपमेंट बायोलॉजी divided into two part. Ontology, sorry, ontogenetic. And phylogenetic. तो डेवलपमेंट बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया है, एंटोजेनेटिक और फाइलोजेनेटिक। अब एंटोजेनेटिक जो होती है वो क्या होती है और फाइलोजेनेटिक क्या होती है। फाइलोजेनेटिक को इसका दूसरा नाम भी जो होता है वो होता है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बायोलॉजी। तो ये आप एक बार कोशिश कीजिए कि ऑन्टोजेनेटिक और फाइलोजेनेटिक होती क्या है। आप जानते हैं ऑन्टोजेनेटिक और फाइलोजेनेटिक क्या होता है। इसका जो सीधा सीधा मतलब निकलता है ऑन्टोजेनेटिक और फाइलोजेनेटिक से वो ये है, देखो वो ये है कि जो ऑन्टोजेनेटिक होता है उसके अंदर अपन इसको इंडिविजुअल भी कह सकते हैं।
इंडिविजुअल कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं पॉपुलेशन। आप कैसे कह सकते हैं इंडिविजुअल, क्योंकि ये व्यक्तिवर्तीय होता है, किसी एक एनिमल के ऊपर इसको पढ़ा जाता है। जैसे कि किसी एग को लेकर अपन इसका डेवलपमेंट हिस्ट्री देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें हैचिंग होता है, हैचिंग से लार्वा बाहर आता है। अब या तो ये डायरेक्ट एडल्ट में चेंज होगा या मेटामॉर्फोसिस शो करेगा। ठीक है, तो या तो ये डायरेक्ट इसमें बदल जाएगा, एडल्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, या फिर ये मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में चेंज होगा। तो ये तो कहलाता है ऑन्टोजेनेटिक। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर या किसी इंडिविजुअल एग को, एनिमल के एग को अपन लेते हैं, उसका लार्वा हैचिंग के द्वारा उसमें लार्वा बाहर निकलता है और वो प्रमोशन करते हुए, प्रमोशन यानी कि वो अलग अलग स्टेज में परिवर्तन होते हुए किसमें चेंज होगा, एडल्ट में चेंज होगा, या मेटामॉर्फोसिस उसकी अलग अलग लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होते हुए किसमें चेंज होगा, एडल्ट में आएगा। तो वो किस प्रकार का होगा, इंडिविजुअल या ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट कहलाएगा। अब फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशन बायोलॉजी के अंदर फाइलोजेनेटिक, देखो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक एक शब्द आ रहा है, फाइलोजेनेटिक के साथ ही अपन कभी कभी एक शब्द सुनते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। जिसको वंशावली कहा जाता है। फाइलोजेनेटिक ट्री वंशावली कहलाता है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री यानी कि एनिमल्स या पॉपुलेशन की का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, या किसी स्पीशीज का स्पीशीज कैसे चेंजेस हुई। स्पीशीज कैसे न्यू फॉर्म हुई, उन सभी का जो पढ़ते हैं अपन, वो पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन के अंदर। फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन के अंदर अपन देखते हैं कि किस प्रकार जैविक परिवर्तनों के कारण जो स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है या पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं, वो किस में पढ़ते हैं अपन, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं। इसीलिए इसको इवोल्यूशन बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना डेवलपमेंट बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अब आगे अपन बात करते हैं इसके साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थ्योरीज की। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी। ये नेक्स्ट टॉपिक है इसका, जिसमें अपन डेवलपमेंट के बारे में दी गई थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो अपने दो थ्योरी आती है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर, एक तो आती है फ्री फॉर्मेशन, और एक आती है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। प्री फॉर्मेशन और एपिजेनेसिस से पहले अपन बात करते हैं कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर इनकी स्टडी करने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे। तो फर्स्ट साइंटिस्ट के अंदर अपने पास दो साइंटिस्ट होते हैं, है जिनके अंदर सबसे पहला जो है वो है हिप्पोक्रेटिस और दूसरा है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ही इसका अपने बुक के अंदर रिटर्न के रूप में इसका एक एविडेंस दिया था, इसलिए जो एरिस्टोटल है उनको डेवलपमेंट बायोलॉजी के फादर कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो अपना आंसर आता है वो आता है एरिस्टोटल।
एरिस्टोटल भ्रूणों या एम्ब्रियोलॉजी के पिता कहलाते हैं। इसके पहले जो साइंटिस्ट है वो है अपने हिपोक्रेटिस। हिपोक्रेटिस एक चिकित्सक थे और उन्होंने बहुत सारे डिजीज के बारे में पता लगाया। सॉरी, डिजीज नहीं थी, हाँ, हिपोक्रेटिस जो थे वो एक मेडिसिन चिकित्सक थे और चिकित्सक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, इसलिए इनको कहा फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता था। इन्होंने बहुत से रिसर्च किए थे जो ऑस्ट्रिक्स एंड स्त्री रोग पे इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए थे जेनिकोलॉजी के ऊपर। और इनका जो विचार था भ्रूण के निर्माण का, वो विचार था कि ये 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, सोइल, एयर, वाटर एंड लाइट। इन 4 तत्व के ह्यूमरस से ही वुमन के इन चारों तत्वों से ही ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है, ह्यूमरस से जो एम्ब्रियो है उसका निर्माण हुआ है। और इसका जो इन्होंने ये जो इनका जो विचारधारा थी, इसके आधार पे एक एम्पिडोक्लस साइंटिस्ट थे जिन इन्होंने ये थ्योरी प्रतिपादित की थी। ठीक है, तो जो हिपोक्रेटस है, हिपोक्रेटस चार सौ 60 से 377 BC के अंदर ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही ये ह्यूमरस थ्योरी प्रतिपादित की थी। और इसको जो इस थ्योरी को जो प्रतिपादन किया वो था एम्पिडोक्लस 504 से 333 BC इन्होंने प्रतिपादित किया। और बाद में जो डेवलपमेंट बायोलॉजी की जो प्रैक्टिकल रूप से जो अध्ययन किया वो था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ऑक्टोपस और सेपिया कि एक का पूर्ण रूप से इसका डेवलपमेंट देखा कि किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ। और उन्होंने इसका डेवलपमेंट करते हुए अपनी बुक द जनरेशन ऑफ एनिमेलियम के अंदर डेवलपमेंट के बारे में बताया। इसीलिए जो एरिस्टोटल है उनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा गया। ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी, जिसके बेस पे फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी का किसे कहा जाने लगा, एरिस्टोटल को, क्योंकि इन्होंने ऑक्टोपस और सेपिया के अंदर पूर्ण रूप से डेवलपमेंट को देखा। ठीक है, और इन सभी को किसमें प्रदर्शित किया, द जनरेशन ऑफ एनिमेलियम, एनिमेलियम बुक थी, उसके अंदर इन्होंने प्रतिपादित किया। और इसके बेस पे 2 थ्योरी निकल के आई जो थी, एक तो प्री फॉर्मेशन और एक एपिजेनेसिस। प्री फॉर्मेशन जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि जो भी एम्ब्रियो होता है उसके अंदर पूर्व निर्धारित या पहले से ही वो एम्ब्रियो मौजूद होता है जो अगली जनरेशन में आएगा। ठीक है, किस प्रकार से इसको कहा गया कि कोई एम्ब्रियो है तो इस एम्ब्रियो के अंदर भी पूर्व निर्धारित या पहले से ही एक एम्ब्रियो होता है, या
ठीक है, यानी कि जो एम्ब्रियो के अंदर जो भी शारीरिक संरचना होती है वो सूक्ष्म रूप से उसके एग के अंदर पहले से मौजूद होती है। यानी कि अपन कहे कि कोई एग है, अब एग का जो चिक है उसको सहने से पहले उसमें एम्ब्रियो बनेगा, उसको सहने के बाद, तो सहने से पहले ही उसके अंदर सूक्ष्म रूप से सभी उपांग मौजूद होता है, एम्ब्रियो मौजूद होता है, और उस सूक्ष्म रूप से जो उसमें प्रेजेंट एम्ब्रियो है उसके अंदर भी वही एग होता है, और उस एग के अंदर भी एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है सूक्ष्म रूप से। तो ऐसे ही इस पूर्ण प्री फॉर्मेशन या पूर्व रचनावाद के अंदर जो कहा गया है कि एक जो डेवलपमेंट हुआ है उस ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसका पहले से ही पूर्ण रूप से ओरिजिन हो चुका है, और एक अंतिम ऑर्गेनिज्म का जब ओरिजिन होगा तो उसके बाद में ये उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ और दार्शनिक थे वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर प्री फॉर्मेशन और एफिजेनेसिस है क्या, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन। आज तक इतना ही, और जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आगे किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे कि कॉलेज ओपन हो जाएंगे तो आप ये सोचो कि क्लास कॉलेजों के अंदर जब अपनी क्लास लगेगी तो ये टॉपिक वापस पढ़ाए जाएंगे, जब वापस नहीं पढ़ाए जाएंगे तो इसलिए आप कॉन्सेंट्रेट होकर ये पढ़ना, और इसके नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे।